सिंपल बात है कि अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में आप आना चाहते हो ना, तो आपको कैसी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी चाहिए। देखिए, आपको ऐसी नहीं है कि आपके आसपास ऐसी वैसी कोई भी प्रोडक्ट बन रही है तो आप उसको एक्सपोर्ट कर दो। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं जो अपने अपने छोटे छोटे चीज़ें लेके आते हैं कि सर हमें प्लास्टिक बोतल एक्सपोर्ट करनी है, हमें ये पेन एक्सपोर्ट करनी है, काफ़ी सुपर स्पीशियस चीज़ भी होती है, ये हमें एक्सपोर्ट करनी है, काला धागा और ये सारी चीज़ें। तो देखिए, आपको सबसे पहले एक मैं चीज़ करेक्ट करना चाहता हूँ कि इंडिया से हर एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट तो होती है ही, नहीं होती ऐसा कुछ नहीं है। छोटी पिन से लेके ह्यूमन हेयर तक की सारी प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट होती है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लो, क्योंकि देखो हर एक प्रोडक्ट का एक मार्केट होता है, वही मार्केट में वो प्रोडक्ट बिकती है। हर एक प्रोडक्ट की एक इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड होती है, उसी हिसाब से वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होती है। अगर आपने गलत प्रोडक्ट सिलेक्ट कर ली, उसका मतलब आपका बिजनेस आपने स्टार्ट ही गलत तरीके से किया, तो आपको कभी आगे जाके सक्सेस नहीं मिलेगा। एक आपको एग्जांपल भी मैं देता हूँ, क्या एग्जांपल है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, हमें बोलते हैं कि सर हमें ये लेदर आइटम एक्सपोर्ट करनी है। अभी लेदर में उसके पास जो आइटम होती है छोटी मोटी 1-2 आइटम होती है। लेदर आइटम अगर आपको एक्सपोर्ट करनी है, उनमें से आपको वही आइटम एक्सपोर्ट करनी है ना, तो लेदर, एक तो जो मार्केट है लेदर का वो इतना बड़ा नहीं है। लेदर का जो मार्केट है उनमें वापस हज़ारों तरह की प्रोडक्ट आती है, उनमें से हज़ारों टाइप की उसकी प्रोडक्ट की डिमांड वापस अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग तरह की होती है। आपने अगर एक आर्टिकल सिलेक्ट कर लिया तो उसका मतलब वो नहीं है कि वही आर्टिकल पूरी दुनिया में चलेगा। माइट भी पॉसिबल ना भी चले तो आपको प्रोडक्ट चेंज करनी पड़ेगी। पर अगर गलती से आपने वो आर्टिकल सिलेक्ट कर लिया और आपको तो अभी कोई बताने वाला है नहीं, आपके पास नॉलेज नहीं है, फिर आपको प्रोडक्ट को लेके मार्केट में जाते हो, मेहनत करते हो, लगातार 1-2 साल तक बायर फाइंडिंग करते हो, फिर लोग घूम के हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में, बिजनेस में बायर्स नहीं मिलते, सफलता नहीं मिलती, काफ़ी डिफिकल्ट होता है ये बिजनेस। तो बिल्कुल होगा, क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही गलत प्रोडक्ट सिलेक्ट किए। अगर आपने गलत प्रोडक्ट सिलेक्ट किए तो सामने आपको मार्केट नहीं मिलेगा, आपको कस्टमर नहीं मिलेगा, आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, और आप कितनी भी मेहनत करोगे आपका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होगा ही नहीं। क्या गलती करते हो? गलत तरह की प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो। तो देखिए, मैं आपको सिखाऊंगा क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, उनमें क्या क्या चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। आप सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। देखिए, सबसे पहले अगर आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन के दौरान, अगर आप अपने घर से कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करके आए हो, तो भी आप ये, मैं आपको जो भी रास्ते दिखाऊं ना, वो रास्ते पे आप अपनी प्रोडक्ट को रखते हुए देख लेना कि आपकी प्रोडक्ट चलने लायक है या नहीं। और आपने अगर कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट ना की हो तो भी आप ये रास्ते को फॉलो करते हुए कोई भी अपनी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले अगर आपको प्रोडक्ट इंडिया में से सिलेक्ट करनी है तो क्या देखना है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के लिए आपको देखना है वो प्रोडक्ट का क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड। देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में आपको पता है कि हर एक प्रोडक्ट का एक क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इनमें हर कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर दोगे, हर कोई प्रोडक्ट आप ऐसी क्वालिटी वाला भर दोगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें जो भी प्रोडक्ट होती है ना, उसमें क्वालिटी का, स्टैंडर्ड का, पूरा हाइजीन का ध्यान रखा जाता है। तो आप जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाहते हो, आप उसके स्टैंडर्ड को ज़रूर समझ लीजिए, क्योंकि हर एक कंट्री का अलग एक स्टैंडर्ड है, वहाँ पे वही स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट जाती है। तो आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन के दौरान आपकी प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड पता कर लेना है। यहाँ पे आपको मैं क्राइटेरियाज बता रहा हूँ, सारी चीज़ें लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन से क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्राइटेरिया कौन सा सेट करना है? क्वालिटी का। नाउ द सेकंड क्राइटेरिया इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल मार्केट डिमांड। क्या आपको देखना है? इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड देखनी है। बिल्कुल समझिए मेरी बात, मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको। इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड समझनी है, मतलब आप इंडिया से कोई भी सामान एक्सपोर्ट कर रहे हो, अभी वो सामान समझोगे कुछ 10-20 लाख का एक्सपोर्ट हो रहा है, उसका मतलब है इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है। ठीक है ना? अगर आपने छोटी प्रोडक्ट इंडिया में सिलेक्ट कर ली और उसका कुछ इंटरनेशनल मार्केट नहीं है इतना बड़ा, तो आप कितनी भी मेहनत करोगे, इंडिया से आपकी वो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूँ कि आप इंडिया में अगर कोई भी आइटम बनाते हो, वही सेम आइटम आपके साथ दुनिया के और भी कंट्रीज बनाते होंगे। आपको भी पता है कि चाइना आज के दिन मैन्युफैक्चरिंग हब है। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई प्लास्टिक का आर्टिकल बनाया और आर्टिकल बना के आपने इंटरनेशनल मार्केट में उसको आप लेके गए, अभी इंडिया के साथ जब आप एक्सपोर्ट करते हो ना, तो आपको इंटरनेशनल मार्केट की भी कंपटीशन को चेक करना होता है। अभी आपकी प्रोडक्ट बन रही है 10 रुपये में,
तो यही होगा कि आपके साथ चाइना वाला 3 रुपए में वो प्रोडक्ट बनाता होगा। तो माइट भी पॉसिबल कि आप कितनी भी मेहनत करो, आपके पास वो ऑर्डर ही नहीं आएगा, ऑर्डर चाइना के पास चला जाएगा। रीजन आपको पता नहीं चलेगा, आपको यही लगेगा कि साहब मैंने तो अपना प्राइसिंग कुछ ज्यादा रखा ही नहीं है, मुझे तो 10 रुपए में मिल रही थी तो मैंने 11 रुपए में बेच दिया, पर मुझे कस्टमर ही नहीं मिल रहे। कैसे मिलेगा भाई आप लोगों को कस्टमर्स? क्योंकि आपने गलत प्रोडक्ट सिलेक्ट किए, आपने इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड चेक ही नहीं की। इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट की डिमांड है वैसी प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट करिए। ऐसी नहीं है कि आपके मन में हर कोई प्रोडक्ट आए वैसी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर लेते हो। गलत प्रोडक्ट सिलेक्ट करना मतलब आगे की सारी मेहनत पे आपका पानी फिर जाता है। तो वैसे ही प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड हो। इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड चेक करने के लिए आपको क्या करना है मैं आगे आपको समझाता हूं, थोड़ा आप ध्यान रखिए। अभी आगे का क्राइटेरिया लिखिए कि जैसे अगर आपको एक्सपोर्ट करना है इंडिया से कोई भी आइटम, तो आपको गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में भी पता होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपको उसके रूल्स रेगुलेशंस के बारे में नहीं पता तो भी आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मैं एक्सपोर्ट करता हूं एग्रीकल्चर आइटम इंडिया से 1 से 1.5 साल पहले, आज की मैं बात करूं तो चक्की आटा, व्हीट फ्लोर जिसको हम बोलते हैं गुजराती में आपने कही हमने घऊंनो लोट, राइट। तो ये सारी जो आइटम है, ये आइटम इंडिया ने अभी फिलहाल ये जो तारीख चल रही है आज के दिन 2023 में गवर्नमेंट ने बंद करके रखा है। मतलब ये आइटम प्रोहिबिटेड लिस्ट में, ये आइटम इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। मैं खुद एक्सपोर्ट करता हूँ चक्की आटा का। तो जैसे आज से 1.5 साल 2 साल पहले वो आइटम बंद हुई, तो वो टाइम पे क्या हुआ था, एक आपके जैसा नया एक्सपोर्टर ये मार्केट में आया जिसको एक ऑर्डर मिल गया बाहर, तो उसने वो प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करने के लिए हो गया। उसका सामान जा रहा था मुंद्रा पोर्ट से, तो मुंद्रा पोर्ट पे वो सामान लेके गया, तो उसके 1 हफ्ते पहले गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन दे दिया था कि चक्की आटा अभी एक्सपोर्ट करना बंद हो गया है। तो ये भाई को ये नियम का पता नहीं था। ये भाई ने 24 टन मतलब 24,000 kg माल बना के वो अफ्रीकन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने जा रहे थे। अभी मुंद्रा पोर्ट पे वो सामान आ गया, तो मुंद्रा पोर्ट पे कस्टम अधिकारियों ने वो सामान का अप्रूवल नहीं दिया, मतलब एंट्री नहीं करने दिया, कस्टम क्लियरेंस नहीं किया। वो लोगों ने बोले ये सामान को आप लेके जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट का गेजेट है कि अभी ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकती, ये प्रोडक्ट इसमें अभी प्रोहिबिटेड लिस्ट में आ रही है। तो अभी ये एक्सपोर्टर को पता नहीं था ये चीज का, ये रेगुलेशंस का। तो अभी ये आइटम का उसको क्या करना पड़ा, ये आइटम को उसको वापस लेके आना पड़ा मार्केट में। तो अभी जो उसकी स्टैंडर्ड क्वालिटी पैकेजिंग है ना डोमेस्टिक मार्केट में वो नहीं चलती, तो उसको रेट कम मिलेगा, तो उसको नुकसान जाएगा। कम से कम वो आदमी ने 3.5-4 लाख रुपए का नुकसान किया था। सिर्फ क्या गलती की थी, गवर्नमेंट की रेगुलेशन का उसने पालन नहीं किया था, उसको ध्यान नहीं था। पर अगर आप कोई भी आइटम सिलेक्ट करते हो और आप मेहनत करते हो एक्सपोर्ट में, और वही प्रोडक्ट को आप मार्केट में लेके जाते हो, और लास्ट में आपको क्लाइंट मिल गया और एक्सपोर्ट के टाइम पे आपको पता चला कि अच्छा ये प्रोडक्ट तो गवर्नमेंट की ओर से बंद है, तो आपका वापिस मेहनत वहां पे 0 हो जाएगा। तो जब भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करो तब आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में भी पता होना चाहिए कि इंडिया में मैं ये चीज मंगवाऊंगा तो ये चीज गवर्नमेंट की ओर से कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ प्रोहिबिशंस तो नहीं है ना, या ये आइटम का मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूं तो ये आइटम में गवर्नमेंट की ओर से कोई रिस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशंस तो नहीं है ना, तो ही वो आइटम को सिलेक्ट किया जाए। अदरवाइज आप ऐसी कोई भी आइटम सिलेक्ट कर लेते हो जो गवर्नमेंट की हिसाब से वो आइटम एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो सकती, तो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम नहीं होगा, आपकी मेहनत वहां पे 0 हो जाएगी, राइट। तो ये आपको देखना भी है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी आपको चेक करते हुए प्रोडक्ट सिलेक्शन में ध्यान देना है। अभी आगे आप मेरी बात समझिए कि आपको मैं अभी डिटेल में समझाता हूं कि इंडिया से कौन सी आइटम का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। अभी आपको मैंने सिर्फ क्राइटेरियाज बताए थे, मैंने आपको कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं बताया था। अभी आपको मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम बताता हूँ कि टॉप 10 एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया से कौन सी आइटम का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो देखिए सबसे ज्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट होता है वो होता है मिनरल्स एंड फ्यूल्स का, उसके बाद एक्सपोर्ट होता है इंडिया से जेम्स एंड प्रेशियस मेटल्स का, उसके बाद इंडिया एक्सपोर्ट करता है मशीनरीज एंड कंप्यूटर्स, उसके बाद केमिकल्स का इंडिया एक्सपोर्ट करता है। भाई साहब व्हीकल भी एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से। जी हाँ, अगर आप दुबई की मार्केट में, मैं तो आता जाता हूँ बाहर के देशों में घूमता हूँ, आप दुबई में भी घूमने जाओगे ना, दुबई की सड़कों पे भी आपको पल्सर, प्लेटिना ऐसी बाइक देखने को मिल जाएगी। आप नेपाल में चले जाइए, बांग्लादेश में चले जाइए, अशोक लेलैंड के आपको ट्रक दिखेंगे। आप अफ्रीका जाइए, आपको 3 चक्के वाली बजाज की और अतुल की और रिक्शा मिल जाएगी। मतलब इंडिया व्हीकल्स का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। इंडिया व्हीकल्स आइटम्स बहुत एक्सपोर्ट करता है, ऑटोमोबाइल्स आइटम्स बहुत एक्सपोर्ट करता है। उसके अलावा
फार्मास्यूटिकल आइटम्स का भी इंडिया बहुत बड़ा हब है। फार्मा में भी आप देखने जाए तो हिमाचल प्रदेश और गुजरात में अहमदाबाद ये फार्मा का हब है। फार्मा आइटम भी इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एंड मशीनरीज इक्विपमेंट, स्टील एंड आयरन्स इंडिया से बहुत एक्सपोर्ट होता है। क्लोथ एसेसरीज मतलब कपड़ा टेक्सटाइल का भी इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। टेक्सटाइल इंडिया जीडीपी में 2% कंट्रीब्यूट करता है, इतना बड़ा मार्केट है। फिर उसके बाद क्लोथिंग एंड नाइट क्लोथिंग एंड क्रोचिंग्स, ये सारी आइटम्स ऐसी है कि जो इंडिया से एक्सपोर्ट होती है सबसे ज्यादा। अभी आपके जनरल नॉलेज के लिए है, इनमें से भी आप कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ टॉप 10 इंपोर्ट आइटम, मतलब ये आइटम का इंडिया इंपोर्ट भी करता है। अभी आप कंपैरिजन करोगे ना तो जो आइटम आपने एक्सपोर्ट में देखी ना वैसी आइटम आपको इंपोर्ट में मिलेगी। क्यों? क्योंकि इंडिया वही आइटम को रॉ मटेरियल के तरह इंडिया में इंपोर्ट करता है, फिर उनमें से बना के वापस एक्सपोर्ट करता है। जैसे इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट भी मिनरल्स एंड फ्यूल्स ही करता है। एक्सपोर्ट में भी देखने जाए ना तो मिनरल्स एंड फ्यूल्स एक्सपोर्ट होते हैं, इंपोर्ट में भी मिनरल्स एंड फ्यूल्स ही होता है। मतलब कच्चा तेल यहाँ पे हम लेके आते हैं, इंपोर्ट करते हैं, फिर उनमें से रिफाइन करके वापस इंडिया उसको री एक्सपोर्ट करता है आसपास के पड़ोस के कंट्रीज में। तो इंडिया मिनरल्स एंड फ्यूल्स का सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है। उसके बाद इंडिया इंपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक मशीनरीज, जेम्स, ज्वेलरीज। आपको मैं बता दूं कि इंडिया में दुनिया के 10 डायमंड में से एक डायमंड का काम सूरत, गुजरात के एक सूरत सिटी है वहां पे होता है, राइट। तो यह मार्केट भी बहुत बड़ा है जेम्स एंड ज्वेलरी का। उसके बाद आप देखने जाए तो ऑर्गेनिक केमिकल से, प्लास्टिक आर्टिकल से, स्टील एंड आयरन से, फर्टिलाइजर्स इंडिया इंपोर्ट करता है, एल्यूमिनियम एंड आयरन स्क्रैप इंपोर्ट करता है, फार्मास्यूटिकल आइटम्स इंपोर्ट करता है, रबर आर्टिकल्स इंपोर्ट करता है। तो ये सारी आइटम ऐसी है कि जो इंडिया टॉप 10 आइटम्स ऐसी है कि जो इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी आगे आपको मैं दिखाऊं कि आप कौन सी, अभी मैंने आपको कोई नाम तो नहीं बताया, तो यहाँ पे आपको मैं नाम भी बता रहा हूँ कि आप अगर कोई भी कैटलॉग आपने नहीं सिलेक्ट किया तो मैंने भी अपनी रिसर्च के बेस पे कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट सजेस्ट आपको की है, इनमें से भी कर सकते हो। और इनको छोड़ के भी हजारों ऐसी आइटम है जो इंडिया से एक्सपोर्ट होती है। मतलब एक छोटी सी पिन से लेके ह्यूमन हेयर तक भी सारा एक्सपोर्ट होता है प्रोडक्ट, राइट। पर कैसे एक्सपोर्ट करना है, सिलेक्ट करना है, नहीं करना है, उसके बारे में हमने आगे सीख लिया। पर आपके जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट भी आपको मैं सजेस्ट कर देता हूँ। जैसे क्लोथ, कपड़े एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से, कपड़े का बहुत बड़ा मार्केट है। एग्रीकल्चर आइटम जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल्स, अनाज, करियाना, जो भी आपकी आइटम है आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो एग्रीकल्चर में, उसका भी इंडिया हब है। इंडिया से एग्रीकल्चर आइटम एक्सपोर्ट होता है। मैं खुद भी एग्रीकल्चर आइटम एक्सपोर्ट करता हूँ। उसके बाद इंडिया से आप प्लास्टिक आइटम्स एक्सपोर्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज एक्सपोर्ट कर सकते हो, फ्राइम्स एंड स्नैक्स एक्सपोर्ट कर सकते हो, पिकल्स एक्सपोर्ट कर सकते हो, जो खाने के साथ हम अचार लेते हैं ना साइड में, वो एक्सपोर्ट कर सकते हो। ब्यूटी प्रोडक्ट का इंडिया एक्सपोर्ट करता है। हैंडीक्राफ्ट आइटम इंडिया से एक्सपोर्ट होती है। चप्पल एंड शूज इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं। मेडिसिन इंडिया से एक्सपोर्ट होती है। स्पाइसेस इंडिया से, मसाले तो बहुत एक्सपोर्ट होते हैं क्योंकि आपको पता है कि भारत मसाले के लिए जाना जाता है। उसके बाद होममेड प्रोडक्ट जैसे लिज्जत पापड़ और छोटी मोटी जो गृह उद्योग की आइटमें होती है वो भी एक्सपोर्ट होती है। उसके साथ ये टॉयलेट पेपर्स और छोटी मोटी सारी आइटम्स एक्सपोर्ट होती है। और इसी के साथ 100 ऐसी हजारों आइटम्स है जो एक्सपोर्ट होती है। और एक्सपोर्ट होती है, कहाँ पे होती है, कितनी होती है और करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको आगे नॉलेज मिल चुका है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो।